हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्योरीफिकेशन टेक्निक्स की। एंड पिछले कुछ सालों में इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी सारे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम प्योरीफिकेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे एंड कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो जाएं क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमसे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं फॉर बेटर इंटरेक्शन, राइट। और हमने अपने इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट अपलोड किया है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो आप हमारे चैनल को प्रॉपर्ली विजिट करिए ताकि आप उन सभी चीज़ों का अच्छे से यूज कर पाएं, राइट। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, राइट। तो यस, अब हम बात करेंगे प्योरीफिकेशन टेक्निक्स की, राइट। तो नंबर 1 सब्लिमेशन, नंबर 2 क्रिस्टलाइजेशन, नंबर 3 डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये 5 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए, किसी भी मिक्सचर को प्योरीफाई करने के लिए, राइट। तो अभी हम 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राइट। तो ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम सब्लिमेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले जनाब हम आपको एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, एक एक लाइन आपको एज इट इज समझ में आनी चाहिए, कुछ भी ना छूटने पाए। आई रिपीट, कुछ भी ना छूटने पाए। भले ही आपको उस चीज़ को दोबारा देखना पड़े, बट कुछ भी ना छूटे। हम बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कुछ समझते हुए चलेंगे, राइट। तो नंबर 1 सब्लिमेशन, solid transforms into a gas phase without first melting to form a liquid phase। सब्लिमेशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम जैसे ही सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड के बजाय डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्जन होता है, यहाँ पर लिक्विड जैसा कुछ भी नहीं आने वाला। एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर हम देख पाएंगे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर एंड नेफ्थलीन, राइट। ये 4 एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज याद होने चाहिए। कैम्फर यानी कि कपूर होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सॉलिड फेज में होते हैं एंड जैसे ही आप इसको हीट करते हैं ये डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ना कि लिक्विड फेज में। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास आइस होगा तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड उसके बाद गैस फेज में जाएगा, राइट, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्जन होने वाला है। तो जनाब ये 4 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, राइट। एंड नंबर 2 क्रिस्टलाइजेशन। अभी हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में समझेंगे। बेस्ड ऑन द डिफरेंस in solubilities of the compound and impurities in a suitable solvent। तो जनाब क्रिस्टलाइजेशन solubility के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, राइट। बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन solubilities of the compound and impurities। solubility of the compound या फिर impurity की solubility में यदि डिफरेंस होगा तभी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं, राइट। द impure compound is dissolved in a solvent in which it is strongly soluble at room temperature बट एप्रिशिएबली सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर। इम्प्योर कंपाउंड एक ऐसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है जिसमें रूम टेम्परेचर पर वो हल्का फुल्का डिजॉल्व हो, बट जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही तेजी से बढ़नी चाहिए। सिर्फ ऐसे सॉल्वेंट में हम इम्प्योर कंपाउंड को डिजॉल्व करेंगे, राइट। द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड टू गेट अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं इसमें। एंड अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। जस्ट अ सेकेंड जनाब, स्क्रीन ओके। एंड ऑन कूलिंग द सोल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस आउट एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। द फिल्ट्रेट कंटेन्स इम्प्योरिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड, राइट। हमें सॉल्यूशन को कूल डाउन करना है एंड जैसे ही हम सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे तो प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेट में अलग हो जाएगा, राइट। एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, एंड उसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव कर लेंगे, ओके। द फिल्ट्रेट कंटेन्स इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज जनाब फिल्ट्रेट के पास चली जाएंगी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड, बट मोस्टली इम्प्योरिटीज ही होने वाली हैं, राइट। इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरली कैरीड आउट इन अ मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्वेंट। यही तो हमने आपको पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया था। यदि सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस कम है तो जनाब हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, यदि सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस ज्यादा है तो हम बहुत ही आसानी से क्रिस्टलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि कूलिंग स्लोली ही करेंगे, एकदम से हमें कूल डाउन नहीं करना है, राइट। एंड लास्ट, इम्प्योरिटीज व्हिच इम्पार्ट कलर टू द सॉल्यूशन आर रिमूव्ड बाय एब्जॉर्बिंग ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। जनाब ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, एज इट इज। इम्प्योरिटीज व्हिच इम्पार्ट कलर टू द सॉल्यूशन आर रिमूव्ड बाय एब्जॉर्बिंग ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। एंड जनाब क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल के लिए आपको ये आना चाहिए C6H12O6 NaCl, राइट। इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करेंगे। एंड नाउ अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे
नंबर 3 दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में जनाब 4 चीजें होती हैं। तो पहला होता है सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। वन बाय वन हम सभी डिस्टिलेशन प्रोसेस को भी पढ़ेंगे। तो जनाब नंबर 1 सिंपल डिस्टिलेशन, यहाँ पर क्या होता है, यूज्ड टू सेपरेट volatile liquids from non-volatile impurities and the liquid having sufficient difference in their boiling point। तो जनाब volatile liquids, volatile का मतलब क्या होता है, जो इवेपोरेट हो जाए। यदि एक लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है एंड इम्प्योरिटीज नॉन वोलाटाइल है, यानी कि वो इवेपोरेट नहीं हो सकती, तो वहां पर हम सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस का यूज करेंगे, राइट। एंड दूसरे केस में द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यदि दोनों लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा है तो निश्चित तौर पे जनाब हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। जनाब आपको एक बात याद होनी चाहिए कि हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, सफिशिएंट डिफरेंस होगा तभी जाकर हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है। ये जनाब आपको याद होना चाहिए, पीवाईक्यूज में कई बार पूछा जा चुका है एंड आगे भी पूछा ही जाएगा। एंड अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो जनाब हम सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम होता कैसा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सॉल्ट वाटर लिखा हुआ है। सॉल्ट वाटर यानी कि वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स किया तो निश्चित तौर पे जनाब वो हो जाएगा इम्प्योर वाटर, राइट। तो इसको हम सॉल्ट एंड वाटर अब हम कैसे अलग करेंगे, क्योंकि जनाब सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है, तो उसके लिए हम इसको हीट करेंगे। जैसे ही हम हीट करेंगे, सॉल्ट होता है नॉन वोलाटाइल, मतलब उसके वेपर नहीं बनने वाले, बट जैसे ही हम हीट करेंगे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा एंड यहाँ पर जैसे ही आएगा तो उसके बाद हम कंडेंसर की हेल्प से उसको कूल डाउन कर लेंगे एंड जैसे ही हम कूल डाउन करेंगे तो वो वेपर एक बार फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर उसको कलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्ट रह जाएगा एंड यहाँ पर हम अपने प्योर वाटर को, आई रिपीट, अपने प्योर वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जनाब अभी सॉल्ट वाटर से अलग हो चुका होगा, राइट। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वेरी माइन्यूट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। मैंने लास्ट में कहा था कि वहां पर सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए सिंपल डिस्टिलेशन में, बट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेरी माइन्यूट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बहुत ही हल्का फुल्का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा तो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के यूज से उसको अलग कर पाएंगे। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जनाब ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड ओवर द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क एंड द वेपर ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स आर पास्ड थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन। अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे तो आपको ये लाइन बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है, राइट। A fractionating column provides many surfaces for heat exchanges between the ascending vapors and the descending condensed liquid. As it is पढ़ लीजिए, आगे समझ में आ जाएगा। On reaching the top, the vapors become pure in low boiling component and pass through the condenser and the pure liquid is collected in a receiver. Okay? And इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्रूड ऑयल, केरोसिन प्लस नेफ्थलीन C6H14 प्लस C5H12। ये मिक्सचर है तो इसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे एंड केरोसिन नेफ्थलीन यदि मिक्स है तो इसके लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यस, अभी हम डायग्राम की हेल्प से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम अपने पेन को वापस लेकर आते हैं, राइट। तो रेड पेन को हम वापस लेकर आएंगे एंड जैसा कि हमने कहा, आपने पढ़ा था फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो जनाब ये होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड यहाँ पर आपको ग्लास बीड्स मिल रही होंगी, राइट। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आपको ग्लास बीड्स मिल रही होंगी जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ग्लास बीड्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं तो निश्चित तौर पे जनाब फॉर्म हुआ वेपर बहुत धीरे धीरे ऊपर जा पाएगा, क्योंकि जनाब सरफेस एरिया बढ़ चुका है तो वेपर जो फॉर्म हुआ है हीट करने की वजह से वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा पाएगा। एंड यहाँ पर दो लिक्विड थे, भले ही उन दोनों का डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो, बट कुछ तो है। उसमें से भी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊपर तक ट्रेवल कर पाएगा, राइट। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ज्यादा ऊपर तक ट्रेवल कर पाएगा एंड जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो जनाब पहले ही कंडेंस हो जाएगा, राइट। एंड एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हाइट जितनी ज्यादा होगी, आई रिपीट, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हाइट जितनी ज्यादा होगी प्योरिफिकेशन उतनी ही बेहतर तरीके से होगा, राइट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हाइट ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पे प्योरिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। ये बात आपको एज इट इज याद रखनी है जनाब, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे पीवाईक्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और अब हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। एंड नाउ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर।
यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज व्हिच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जनाब जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का यूज करते हैं, एंड दोज व्हिच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज होने लगते हैं उसके लिए भी हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज करते हैं, राइट। Such liquids are made to boil at a temperature lower than their normal boiling point by reducing the pressure on their surface। इस लाइन का यदि आपको मतलब समझ में नहीं आया है तो हम आगे पढ़ते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। A liquid boils at a temperature at which its vapor pressure is equal to the external pressure। दोबारा से पढ़िए। A liquid boils at a temperature at which its vapor pressure is equal to the external pressure। एक लिक्विड है जनाब वो तभी बॉयल करेगा जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जनाब अभी तक जो भी हमने पढ़ा कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है वो आधी अधूरी बात थी। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है लेकिन वो तभी करता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो, राइट। 70-60 mm ऑफ Hg का जब प्रेशर होगा तभी वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करेगा। यदि हम प्रेशर को कम कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देंगे तो निश्चित तौर पर वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉईल करने लगेगा, राइट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले भी बॉइलिंग करनी शुरू कर देगा, राइट। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ था, सच लिक्विड्स आर मेड टू बॉईल एट अ टेम्परेचर लोअर देन देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन देयर सरफेस। हम उनकी सरफेस के प्रेशर को रिड्यूस करते हैं वाटर पंप और या फिर वैक्यूम पंप की हेल्प से, तो जनाब वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल करना शुरू कर देता है, राइट। तो हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे द प्रेशर इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप और वैक्यूम पंप। वाटर पंप या फिर वैक्यूम पंप की हेल्प से हम उसकी सरफेस का प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल करना शुरू कर देता है, राइट। क्योंकि जनाब हमें बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स को अलग करना होता है, इसलिए हमें उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पर उसको प्योरीफाई कर सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसरोल एंड स्पेंट लाई, जो कि सोप इंडस्ट्री में यूज होती है। स्पेंट लाई ग्लिसरॉल के मिक्सचर को अलग करने के लिए हमें इस प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। जनाब ये थोड़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए बट एग्जाम्पल आपको एज इट इज सारे के सारे याद होने चाहिए, राइट। क्योंकि एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चन आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं जनाब। यहाँ पर भी क्वेश्चन आए हैं, आपको हम आगे दिखाएंगे PYQ जब हम कराएंगे तो वहाँ पर आपको देखने में आएगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एज इट इज बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जो लिखा हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ में भी आना चाहिए, राइट। तो हम क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। एंड नाउ अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो उसके पहले हम डायग्राम देखते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यहाँ पर आपको वैक्यूम पंप दिखाई दे रहा होगा, इसी की हम बात कर रहे थे। वैक्यूम पंप की हेल्प से हम प्रेशर रिड्यूस कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस कर देंगे सरफेस का, तो निश्चित तौर पर जनाब वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉइल करने लगेगा, राइट। एंड बाकी सब सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वैक्यूम पंप होती है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के केस में। एंड नाउ अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेज व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर। जनाब आप यकीन नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर। यदि आपको यकीन नहीं है तो बने रहिए, लास्ट में हम PYQ कराएंगे तो जनाब वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेज व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर। जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं एंड वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं, यानी कि मिक्स नहीं होते हैं, वहां पर हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू द ऑर्गेनिक लिक्विड एंड दैट ड्यू टू द वाटर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही जनाब पहले भी हमने पढ़ लिया है, तो कुछ भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू द ऑर्गेनिक लिक्विड दैट इज P1 and that due to water P2 becomes equal to the atmospheric pressure P, that is P equal to P1 plus P2। कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। तो जनाब जैसा कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg होता है, तो निश्चित तौर पे किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड को बॉईल करने के लिए हमें उसके वेपर प्रेशर को 760 mm ऑफ Hg तक लाना होगा। तो जनाब हम यहाँ पर लिखते हैं 760 mm ऑफ Hg होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यदि हमें किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड को बॉईल करवाना है तो निश्चित तौर पे जनाब उसके वेपर प्रेशर को 760 mm ऑफ Hg तक लाना होगा। तो जनाब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने कहा कि हमें 760 mm ऑफ Hg चाहिए बॉइलिंग के लिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक लिक्विड को एंड वाटर वेपर दोनों को मिलाकर
760 तक पहुंचेंगे। कैसे जनाब, मान लीजिए 400 mm ऑफ Hg, 400 mm ऑफ Hg हमने ऑर्गेनिक लिक्विड से जनरेट किया एंड बाकी का 360 mm ऑफ Hg हमने वाटर वेपर से जनरेट किया। 400 mm ऑफ Hg ऑर्गेनिक लिक्विड से एंड 360 mm ऑफ Hg हमने वाटर वेपर से जनरेट किया। तो जनाब टोटलिंग करेंगे तो 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा एंड वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक लिक्विड बॉइलिंग करनी शुरू कर देगा। राइट, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू द ऑर्गेनिक लिक्विड दैट इज P1 एंड दैट ड्यू टू वाटर P2। यहाँ पर हम दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे एंड जब वो दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे तो जनाब ऑर्गेनिक लिक्विड बॉइलिंग शुरू कर देगा। राइट, सिंस P1 इज लोअर देन P द ऑर्गेनिक लिक्विड वेपोराइजेज एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जनाब इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 760 mm ऑफ Hg पे होता, पर यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेपर प्रेशर की हेल्प ली तो जनाब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो बॉइल करने लग गया एंड लिक्विड वेपोराइजेज एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यही हमने अभी कहा। जनाब इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा गया था। वाटर प्लस एनिलीन को यदि हमें प्योरीफाई करना है तो हमें स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ेगा। राइट, वेरी सिंपल। एंड अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको एक बार और पढ़ना है, खुद से बैठकर इन सारी लाइनों को एक बार फिर से पढ़ना है, तो निश्चित तौर पे जनाब और भी बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। राइट, और अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो जनाब अभी हम स्टीम डिस्टिलेशन का डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वाटर दिखाई दे रहा होगा, राइट, एंड यहाँ पर सैंपल दिखाई दे रहा होगा। अभी हमने कहा कि वाटर यानी कि वेपर जब इसके फॉर्म होंगे तो वेपर यहाँ पर आएंगे इस ट्यूब के थ्रू एंड यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जनाब जो बॉइलिंग होनी चाहिए थे 760 mm ऑफ Hg के वेपर प्रेशर पे, वो और भी जल्दी होने लगेगी। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। राइट, जो कि हमने पिछले स्लाइड में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड अभी हम आगे की तरफ मूव करेंगे, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली हमने 3 प्योरीफिकेशन टेक्निक्स को खत्म कर लिया है, अभी हम 4th पे आ चुके हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। राइट, इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अ सुइटेबल सॉल्वेंट इज यूज्ड इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल। तो हम यहाँ पर ऐसे सॉल्वेंट को यूज करेंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्युबल हो जाए। राइट, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम इट इज सेपरेटेड बाई शेकिंग इट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन इन वाटर। राइट, अभी हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर सो दैट दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट लेयर व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाई सेपरेटरी फनल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करें तो जनाब वो इमिसिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऑयल एंड वाटर ले सकते हैं। ऑयल एंड वाटर को जब आप मिक्स करेंगे तो जनाब आप मिक्स तो कर देंगे बट उनके बीच में लेयर का फॉर्मेशन होगा, वो मिक्स एक्चुअल में होते नहीं है। उनको आप बाद में अलग भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना किसी प्योरीफिकेशन टेक्निक की हेल्प से। राइट, ऑयल एंड वाटर को अलग करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जनाब उनके दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्ट लेयर का फॉर्मेशन होता है व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाई सेपरेटरी फनल। एक बार फिर से हम इस लाइन को पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी immiscible with each other so that they form 2 distinct layer which can be separated by separatory funnel. Right, and now the organic solvent is later removed by distillation or by evaporation to get back the compound. अब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को बाद में डिस्टिलेशन या फिर इवेपोरेशन की हेल्प से अलग कर लेंगे। एंड इसका एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए, H2O प्लस CH2Cl2। राइट, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल जनाब ये हो जाएगा H2O प्लस CH2Cl2। ये एज इट इज आपको याद होना चाहिए। एंड आपको ये भी याद होना चाहिए, अ सुइटेबल सॉल्वेंट इज यूज्ड इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। राइट, और बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं, ऊपर ऊपर आप पढ़ लेंगे तो जनाब आपके PYQs क्रैक हो पा रहे होंगे। राइट, अभी हम लास्ट टेक्निक की तरफ मूव ऑन करेंगे, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनाब, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक extensively used to separate mixtures into their compounds, purify compounds and also to test the purity of compound। जनाब 3-in-1 प्रोसेस है, 3-in-1, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर कंपाउंड। मिक्सचर्स को उनके कंपाउंड्स में सेपरेट करने के काम आती है। एंड प्योरीफाई कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। एंड ऑल्सो टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं।
In this technique, the mixture of substance is applied onto a stationary phase, which may be a solid or liquid. A pure solvent, mixture of solvent or gas is allowed to move slowly over the stationary phase. तो जनाब यहाँ पर एक स्टेशनरी फेज होता है, उसके ऊपर हम मिक्सचर को अप्लाई करते हैं एंड देन हम मोबाइल फेज को उसके ऊपर से पास करते हैं, राइट। एंड स्टेशनरी फेज सॉलिड या फिर लिक्विड हो सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा स्टेशनरी फेज कुछ मे बी या सॉलिड और लिक्विड, यहाँ पर हमने बाद में भी लिख दिया है। एंड मोबाइल फेज प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है, राइट। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि हम इसको और भी अच्छे से समझ पाएँ। तो जनाब ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। एंड क्रोमेटोग्राफी में और भी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी के टाइप होते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी दो टाइप होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिलहाल हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। एक बार फिर से पढ़िए जनाब, डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज, राइट। ये लाइन आपको एज इट इज जनाब, एज इट इज याद होनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। व्हेन अ मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर अ स्टेशनरी फेज, अभी हमने आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया एडजॉर्बेंट। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव बाय वेरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज। जनाब स्टेशनरी फेज है, उसके ऊपर आप जैसे ही मोबाइल फेज को पास करते हैं, आई रिपीट, स्टेशनरी फेज के ऊपर जैसे ही आप मोबाइल फेज को पास करते हैं तो जो ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब्ड होगा वो बहुत धीमे धीमे आगे जाएगा, राइट, बहुत धीमे धीमे आगे जाएगा। एंड जो बहुत हल्का फुल्का एडजॉर्ब्ड होगा वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगा। तो जनाब इसके बेसिस पर आप प्योरीफाई कर पाएंगे, जो ज़्यादा आगे जाएगा उसको आप अलग कर पाएंगे, जो धीरे धीरे आगे जाएगा उसको आप अलग कर पाएंगे, राइट, वेरी सिंपल। एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी दो टाइप होते हैं, राइट। नंबर 1 कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड नंबर 2 थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जनाब अभी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे। इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। तो जनाब यहाँ पर ग्लास ट्यूब जैसी होती है जो आपको यहाँ पर देखने में आ रही होगी, एंड यहाँ पर होती है कॉर्क, राइट। इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। तो जनाब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जनाब एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे PQR, एंड यहाँ पर आप देखिए डिग्री ऑफ पोलैरिटी डिक्रीजेज डाउन द ऑर्डर, डिग्री ऑफ पोलैरिटी डिक्रीजेज डाउन द ऑर्डर। तो निश्चित तौर पे P की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, डिग्री ऑफ पोलैरिटी, P की डिग्री ऑफ पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर Q एंड लास्ट में R। ये जनाब आपको याद होनी चाहिए, PYQs लगातार पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक पे। एंड मोस्ट पोलर स्पेंड्स द मोस्ट टाइम, इसमें जो भी ज्यादा मोस्ट पोलर होगा वो सबसे ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करेगा, राइट। और अभी हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ये चीजें आप दोबारा से जरूर पढ़िएगा। एंड यस नाउ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी involves separation of a substances of a mixture over a thin layer of an adsorbent coated on glass plate। वहां पर ट्यूब थी, यहाँ पर ग्लास प्लेट है, राइट, सिंपल। involves separation of a substance of a mixture over a thin layer of an adsorbent coated on glass plate। a thin layer about 0.2 mm thick, a thin layer about 0.2 mm thick of an adsorbent that is silica gel or alumina is spread over a glass plate of suitable size। okay, the plate is known as thin layer chromatography plate or chroma plate। ये भी आपको याद होनी चाहिए, the plate is known as thin layer chromatography plate or chroma plate। okay, the solution of the mixture to be separated is applied as a small spot about 2 cm above one end of the TLC plate। एंड जनाब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल क्या होता है, सिलिका जेल प्लस एल्यूमिना, ये जनाब होते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल। सिलिका जेल प्लस एल्यूमिना को यदि आपको अलग करना है ना तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज करना पड़ेगा, TLC का यूज करना पड़ेगा। एंड आप एक चीज और बहुत ही ध्यान से पढ़िए, स्मॉलर द RF वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एडजॉर्प्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। RF वैल्यू मीन्स रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू, राइट। स्मॉलर द RF वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एडजॉर्प्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पे RF वैल्यू कम होने वाली है। एंड RF वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो जनाब उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो हम आगे की तरफ एक्सप्लेन कर रहे होंगे, राइट। द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड आर विजिबल ऑन TLC प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। बहुत सिंपल सी लाइन है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। एंड द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड व्हिच आर इनविजिबल टू द आई बट फ्लोरेस इन अल्ट्रावायलेट लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट।
तो जो हमें नॉर्मल आइज से इनविजिबल होती है उसके लिए हमें उस प्लेट को अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट रखना होगा, तभी जाकर हम उस पर्टिकुलर चीज को देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर तो जनाब सिंपल था, द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल ऑन टीएलसी प्लेट, नॉर्मल आइज से भी हम देख सकते हैं। एंड लास्ट में अनदर डिटेक्शन टेक्निक is to place the plate in a covered jar containing a few crystals of iodine. Spots of compound which absorb iodine will show up as brown spots. ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। एज इट इज आप पढ़ लेंगे, रीडिंग मार लेंगे तो निश्चित तौर पे जनाब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, राइट। एंड जैसा कि हमने कहा था आरएफ वैल्यू यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर का ये जनाब ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद होना चाहिए। कई सारे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं इस पे। डिस्टेंस मूव्ड बाई सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। ऊपर सब्सटेंस होगा, नीचे सॉल्वेंट होगा, बेस लाइन ये होगी, सॉल्वेंट फ्रंट ये होगा। बेस लाइन से ऊपर जितना भी जाएंगे सब्सटेंस को हम ऊपर लिखेंगे एंड सॉल्वेंट को हम नीचे लिखेंगे, एंड दोनों को डिवाइड करने तो जनाब हमको आरएफ वैल्यू मिलने वाली है, राइट। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी लिखा हुआ है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। Okay, so based on continuous differential partitioning of components of a mixture between stationary and mobile phase, okay, and यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं हम। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज। ये भी आपको याद होना चाहिए। स्पेशल क्वालिटी पेपर का यूज करते हैं जिसको हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, ओके। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट व्हिच एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज। जनाब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी पेपर स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट नहीं करता है, बल्कि क्रोमेटोग्राफी पेपर में जो वाटर होता है वो स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है, राइट। एक बार फिर से हम इसको फटाफट से पढ़ते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज्ड, राइट। ये सारी चीजें आपको रीडिंग मारनी है, समझ में आनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें आपको याद भी होनी चाहिए तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट व्हिच एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज, राइट। तो जनाब आपको समझ में आ चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड हम यहाँ पर देख पाएंगे कि अब हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का वक्त आ चुका है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने थ्योरी पढ़ ली है, हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ भी चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो जानेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें पूछी भी जा रही हैं जो कुछ हमने पढ़ी हैं। तो यस जनाब, वो सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही हैं। तो जनाब क्वेश्चन 1 को हम देखेंगे जो कि जेईई मेन 2024 27 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1, द टेक्निक यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस। ये लाइन एज इट इज लाइन जनाब आपने पढ़ी है, यदि आपको याद नहीं आ रही है तो फिर रिवीजन की जरूरत है। स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस, यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो ये आप याद करिए, ये कहाँ पर आपने लाइन पढ़ी हुई है। तो जनाब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। तो जनाब इसका सही ऑप्शन होने वाला है स्टीम डिस्टिलेशन। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो जनाब हम आपको याद करा देते हैं। स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल, याद रखिएगा जनाब, स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल। तो हम जाएंगे स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। ये जनाब ये रहा हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। एंड जैसे ही हम इस स्लाइड को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने में आएगा स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। हमने आपसे कहा था कि ये सारी लाइनें आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, राइट, तभी आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। कितना आसान सा क्वेश्चन था जनाब, कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको एक लाइन आती थी एंड आप आसानी से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यस, ऑप्शन नंबर डी स्टीम डिस्टिलेशन ही सही है। एंड अब अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। जेईई मेन 2024 9 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ए and B are 5 cm, 7 cm from the bottom of TLC plate respectively. Okay, so RF value of B is x into 10 to the power minus 1 times more than A the value of x is. Okay, तो जनाब यहाँ पर दो सॉल्वेंट हमको दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कितने टाइम्स है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट A and B are 5 cm and 7 cm। तो जनाब एक चीज आप देखिए बहुत ही ध्यान से,
इसकी पूरी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऊपर है 1 सेंटीमीटर एंड नीचे है 1 सेंटीमीटर। हमने आपसे पहले भी कहा था कि बेस लाइन से ही हमको मेजर करना है, बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक ही हमको लिखना है, राइट। तो 10 सेंटीमीटर ऊपर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, कुछ भी टफ कैलकुलेशन नहीं है। 10 - 1 -1 8, राइट। इसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। एंड द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ए 5 सेंटीमीटर, यानी कि RFA रिटार्डेशन फैक्टर ए जब हम लिखेंगे तो हमें 5/8 लिखना पड़ेगा, सॉरी 5 नहीं जनाब 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ध्यान से हमको देखना है। इन द गिवन TLC प्लेट द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ए एंड बी आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ TLC प्लेट। जनाब बॉटम तो ये है ना, पर हमें मीजर कहाँ से करना होता है, बेस लाइन से, तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो रिटार्डेशन फैक्टर ए के लिए हमको 4/8 लिखना पड़ेगा एंड रिटार्डेशन फैक्टर बी के लिए हमको 6/8 लिखना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, राइट। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। रिटार्डेशन फैक्टर के लिए हम 4/8 लिखेंगे, रिटार्डेशन फैक्टर बी के लिए हम 6/8 लिखेंगे एंड इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 कट जाएगा जनाब, 6/4 1.5 होगा। इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ बी इज 1.5 टाइम्स रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए एंड 1.5 को हम 15 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनाब हमको इसी फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो x = 15 हो जाएगा, राइट। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, यदि आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं तो आप आसानी से क्रैक कर पा रहे होते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने आपको कहा था कि ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, इस पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जनाब हमको बताने हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, इनकरेक्ट नॉट, बहुत ध्यान से देखना है इनको। ये क्वेश्चन जनाब 2023 में पूछा गया था 6 अप्रैल को। तो जनाब ABCD यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं और हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, ओके। कंपाउंड C इज मोर पोलर देन A एंड B। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलैरिटी डिक्रीजेज डाउन द ऑर्डर। तो पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा, A, B एंड C, ये होना है पोलैरिटी का ऑर्डर। तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर, कंपाउंड C इज मोर पोलर देन A एंड B, कैसे जनाब, नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा पोलर तो A होने वाला है, सबसे कम पोलैरिटी होगी C की। कंपाउंड A इज लीस्ट पोलर, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही वाहियात स्टेटमेंट है, कंपाउंड बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट। A सबसे ज्यादा पोलर होगा, उसके बाद B, उसके बाद C, राइट। एंड स्टेटमेंट C, कंपाउंड B कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर C एंड आफ्टर A। कंपाउंड B कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर C एंड आफ्टर A। तो जनाब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, राइट। एंड स्टेटमेंट D को हम देखेंगे, कंपाउंड A स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम। तो पोलैरिटी का ऑर्डर ये रहा, तो निश्चित तौर पे जनाब A जो कि ज़्यादा पोलर है वही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो कंपाउंड A बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। बट हमें बताने से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो A, B एंड C वाला या कोई ऑप्शन है जनाब, A, B, D, A, B, C, यस, ऑप्शन नंबर D इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। कंपाउंड C इज मोर पोलर देन A एंड B, रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फटाफट से हम क्वेश्चन को करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, ओके। सॉल्यूशन डिग्री ऑफ पोलैरिटी, यस, ABC का ऑर्डर होना चाहिए, तो इसकी वजह से स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। B कम्स आउट बिफोर C, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगा। एंड A इज मोस्ट पोलर, हेंस इट विल स्पेंड मोस्ट टाइम, राइट। यही हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे होंगे, जो कि 2022 में पूछा गया था। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन R, राइट। असर्शन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है जनाब। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल सही। एडजॉर्प्शन में जनाब कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यही दोनों आते हैं, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का दिया हुआ है, बिल्कुल सही। रीजन, अ थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल इज स्प्रेड ओवर अ ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी व्हिच एक्ट्स एज एन एडजॉर्बेंट, बिल्कुल सही। एंड सबसे खास बात जनाब ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, रीजन सही है, असर्शन सही है एंड सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर A ही हमारा सही होने वाला है, राइट। कुछ भी समस्या होनी नहीं चाहिए। यदि आप उसकी रीडिंग करेंगे दोबारा से एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, राइट। एंड नाउ जनाब सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। TLC इज अ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल सही। एंड रीजन बिल्कुल सही है, कुछ भी इसको गलत करने की जरूरत है नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जनाब ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। कॉलम 1 कॉलम 2 सेपरेशन टेक्निक, गलत हो गया जनाब। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड नहीं,
मिक्सचर ऑफ कंपाउंड यहाँ पर लिखा होना चाहिए था एंड सेपरेशन टेक्निक यहाँ पर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। H2O CH2Cl2, केरोसिन नेफ्थलीन ये एंड C6H12O6 NaCl। निश्चित तौर पे जनाब ये क्रिस्टलाइजेशन में यूज होता है, हमें पूरा पूरा याद है, हमने इसका एग्जाम्पल भी लिखाया हुआ है क्रिस्टलाइजेशन में। C6H12O6 एंड NaCl को अलग करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन चाहिए, तो फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट। फोर्थ का फर्स्ट, इससे क्या कुछ हमें ऑप्शन मिल पा रहे होंगे? फोर्थ का फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा एंड सी ऑप्शन नहीं होगा, डी का फर्स्ट, ओके। और हमें केरोसिन नेफ्थलीन के लिए जनाब थर्ड नंबर इसका क्या होगा? डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम केरोसिन एंड नेफ्थलीन को सेपरेट करते हैं, राइट। H2O CH2Cl2 के केस में हम डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है एंड इसके केस में जनाब कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो ऑप्शन देखेंगे आप, थर्ड का होगा जनाब, अभी हमने क्या कहा, थर्ड का फोर्थ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्ड का फोर्थ, सी का फोर्थ, तो निश्चित तौर पे जनाब ऑप्शन नंबर डी ही सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। आपको 3-4 एग्जाम्पल याद होंगे, 2 भी याद होंगे ना, तो निश्चित तौर पे जनाब उस क्वेश्चन को आप क्रैक कर पा रहे होंगे, क्योंकि जनाब ऑप्शन बहुत ज़्यादा टफ सेट नहीं किए जाते हैं। यदि 1 या 2 भी आते हैं तो निश्चित तौर पे वो क्वेश्चन आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। एंड अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 2023 में पूछा गया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्योरीफिकेशन टेक्निक पे, इसीलिए आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज करना है ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, राइट। तो मिक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है एंड सेपरेशन टेक्निक यहाँ पर लिखा हुआ है CHCl3 C6H5NH2। हमने इसको एग्जाम्पल में लिखाया हुआ है, बट C6CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, हमने क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन करके लिखाया हुआ है एग्जाम्पल में, मुझे पूरा याद है, राइट। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन को अलग करने के लिए हमें डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन चाहिए होता है, तो जनाब ए का हो जाएगा थर्ड, राइट। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं एंड C6H14 C5H12 ये भी हमने लिखाया हुआ है। इसके लिए जनाब हमें चाहिए होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको अलग करने के लिए C6H5NH2 जनाब यानी कि एनिलीन प्लस वाटर हमने एग्जाम्पल में लिखाया हुआ है। आप पीछे पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पे याद आएगा, दिखाई देगा। एनिलीन प्लस वाटर का यूज करते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन के लिए, जनाब स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करके हम एनिलीन प्लस वाटर को अलग करते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन H2O के लिए ऑब्वियसली जो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बचा है उसका यूज करते हैं। तो यस, अब हम देखेंगे 1 का हो जाएगा फोर्थ, ओके। तो जैसा 1 का हो जाएगा फोर्थ, तो जनाब ऑप्शन नंबर डी, 1 का फोर्थ नहीं जनाब 1 का थर्ड होगा। थोड़ी सी गलती हुई हमें यहाँ पर देखने में, जस्ट अ सेकेंड। ऐसी गलती आप मत करिएगा, हमने कर दी कोई बात नहीं, बट यदि आपने कर दी तो +4 के बजाय -1 घर लेकर आएंगे, राइट। तो 1 का हो जाएगा थर्ड, 1 का थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है एंड डी भी हो सकता है। फिलहाल बी एंड सी को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ओके। सेकेंड का होगा फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होने वाला है। हमने पहले भी कहा यदि आपको 2 भी आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे होंगे, राइट। तो फिलहाल हमने प्योरीफिकेशन टेक्निक को कंप्लीट किया, हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया एंड उसके बाद 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो पाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये यकीन हो पाए कि यस यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, राइट। So that's all for today. Till then, take care, tada, bye bye, and I love you all.